गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। पढ़ाए तो और भी टॉपिक थे, लेकिन ये टॉपिक चल रहा था तो इसी की बात करता हूँ कंटिन्यूएशन में। और उसके 5 इंस्ट्रूमेंट हमने नाम नाम देखे थे, एक जो कि पढ़ लिया था हमने, ट्रेजरी बिल्स। 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट की, जनरली जो हमारे सिलेबस में है। ट्रेजरी बिल्स जिसको टी बिल्स बोलते हैं, दूसरा कमर्शियल पेपर जिसको सीपी बोलते हैं, कॉल मनी, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको सीओडी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज कमर्शियल बिल। ट्रेजरी बिल्स हमने पढ़ा था बच्चों, ये आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इनको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है और ये प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होते हैं। इनमें आपको पक्का पक्का एक फिक्स क्या मिलता है, यील्ड मिलता है, और इनमें डिफॉल्ट रेट क्या होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज इनको आरबीआई इशू करता है। 25,000 उसके मल्टीपल में क्या कर सकते हो आप, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये फेस वैल्यू से कम पे इशू होते हैं, और पार पे माने फेस वैल्यू पे इनका रिडम्पशन होता है। आज के दिन पे 3 मैच्योरिटी इनकी चलती है मार्केट में, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। और जो डिफरेंस होता है फेस वैल्यू का और किसका, इशू प्राइस का। फेस वैल्यू जो कि रिडम्पशन वैल्यू होती है यहाँ पे, वो उसे उसे आप या तो डिस्काउंट कह सकते हो या क्या कह सकते हो, इंटरेस्ट कह सकते हो। बात समझ में आती है? एग्जाम्पल हमने बताया था आपको। अब बात करते हैं किसकी, कमर्शियल पेपर की। किसकी बात करते हैं? सीधा टेक्स्ट पढ़ना चालू करता हूं, उससे ही बताता हूं। कमर्शियल पेपर नो डाउट कि एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? क्योंकि हम किसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट के। और मनी मार्केट होती कौन सी मार्केट है, जो शॉर्ट टर्म की अरेंजमेंट करा के देती है आपको। तो कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में तो कोई डाउट नहीं है। ये अनसिक्योर्ड भी है। कैसा भी है? अनसिक्योर्ड भी है। माने अनसिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि जो कंपनी कमर्शियल पेपर माने सीपी क्या करती है, इशू करती है, उसके बदले में कोई भी कोलेटरल नहीं रखवाया जाता है। दैट्स वाई क्या बन गए, अनसिक्योर्ड बन गए। क्या बन गए? अनसिक्योर्ड। माने अगर मैं सीपी इशू करता हूं और तुम सीपी खरीदते हो, तो मैंने तुम्हें कोई उसके बदले में तुम्हारे को कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखवाई हुई होगी। दैट्स वाई ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। शॉर्ट टर्म है और अनसिक्योर्ड होते हैं। और किसकी फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। किसकी फॉर्म में होते हैं? प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होते हैं। मतलब कमर्शियल पेपर में भी कंपनी, जो इशूइंग कंपनी होती है, वो प्रॉमिस करती है कि जितने भी टाइम के लिए हमने क्या इशू किए, सीपी इशू किए, कि हम इतने टाइम के बाद आपको ये पैसा लौटा देंगे। इन पे ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज भी मिलता है। ठीक है। और इनकी मैच्योरिटी क्या होती है बच्चों? फिक्स होती है। फिक्स मैच्योरिटी। कैसी मैच्योरिटी होती है? फिक्स मैच्योरिटी। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों? नेगोशिएबल। नेगोशिएबल समझ में आता है आपको क्या होता है? हाँ, जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नेगोशिएट का मतलब वो मत करना कि बार्गेनिंग करने वाला यहाँ पे नेगोशिएट है, वो गलत सोच रहे हो अगर आप सोच रहे हो। नेगोशिएबल का मतलब होता है विच इज ट्रांसफरेबल, है ना। अब खाली ट्रांसफरेबल भी नहीं, इसमें दो चीज होती है बच्चों, एक एंडोर्समेंट होता है और एक डिलीवरी होती है। जब ये दो काम होंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, अगर ये दो फीचर है कि हम उसे एंडोर्स कर सकते हो प्लस उसकी फिजिकल कस्टडी माने डिलीवरी दे सकते हो, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे जैसे बच्चे लोगों जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, वो क्या, या प्रोमिसरी नोट होते हैं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? नेगोशिएबल, जिसको हम एंडोर्स कर सकते हैं। एंडोर्समेंट समझते हो आप? किसी दूसरे पार्टी के फेवर में दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तुमने मेरे को बिल दिया, मैंने उसे किसी दूसरी पार्टी के फेवर में इसे दे दिया, तो ये हो गया एंडोर्समेंट। क्या हो गया? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी हमें करनी पड़ेगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट कैसा बन जाएगा? नेगोशिएबल बन जाएगा। दैट इज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसको आप फ्रीली क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो बाय एंडोर्समेंट। क्या करके? एंडोर्समेंट से और डिलीवरी से। एंडोर्समेंट का मतलब है उस पर लिख के देना पड़ेगा आपको कि ये मैंने इसको दे दिया, इसके फेवर में दे दिया, और साथ में उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो कमर्शियल पेपर लेट सपोज मैंने खरीदे और मैं उसे एंडोर्स कर दूं कमर्शियल पेपर को और डिलीवरी दे दूं तुम्हें, तो बस
कल से इसके मालिक कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे, बिकॉज ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी तक आपने जाने अनजाने में कमर्शियल पेपर के बारे में 4-5 बातें पढ़ ली कि ये शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, अनसिक्योर्ड होता है। क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है। किसकी फॉर्म में होता है? प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होता है, जहां पे कंपनी प्रॉमिस करती है और इसकी मैच्योरिटी फिक्स होती है। ये नेगोशिएबल होता है। कैसा होता है? पहले बुलेट में 4 फीचर इसके पता पड़े आपको, दूसरे में एक पता पड़ा कि नेगोशिएबल होता है। और नेगोशिएबल से पर्दा उठा। नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं 5 का लगा लो, 4 रुपए का लगा लो, धनिया फ्री दे दो, मिर्च भी दे दो, ये नेगोशिएबल नहीं है। नेगोशिएबल का मतलब है विच इज एबल टू बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी। ठीक है। नेक्स्ट, एज कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि कमर्शियल पेपर क्या होते हैं बच्चों? अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इट इज इशूड ओनली बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। इनको जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है और जिनकी गुडविल मार्केट में क्या है, बहुत अच्छी है, वो ही क्या कर सकते हैं? इनको कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकते हैं। छपरी वपरी कंपनी तो इनको इशू नहीं कर सकती है, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है। दरअसल जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, जिन कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, वो ही कंपनीज क्या कर सकती है? कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। अब नमन भैया ये बताओ, किसी भी कंपनी को ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो कैसे मिलेगी? वो अपने आप बताएंगे। अपने आप तो बोलेंगे हम 5 स्टार है, अपने आप तो हर एक बंदा ये बोलेगा ना 5 स्टार है, लेकिन कोई तो इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए जो क्या करे, उन्हें जज करके बताए, रेटिंग दे। अब मार्केट में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की एजेंसीज है जो क्या करती है? रेटिंग देती है। मैं उनके नाम बताऊंगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि मैंने आपको उनकी लॉन्ग फॉर्म भी शायद निकलवाई हो, शायद। मार्केट में कुछ एजेंसीज है जो क्रेडिट रेटिंग देती है, और खाली कंपनीज को इन रेटिंग देती है, वो गवर्नमेंट को भी रेटिंग देती है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को, इवन कंट्री को भी रेट करती है वो। बिल्कुल ठीक है ना। उनमें से कुछ बहुत खतरनाक कंपनी है, जैसे कि मूडीज। सुना है आपने नाम उसका? मूडीज। इसके बारे में सर्च करके लेके आना आप। दूसरा, क्रिसिल। क्रिसिल का नाम सुना आपने? CRISIL, क्रिसिल। इकरा का नाम सुना? इकरा, इकरा, ICRA। क्रिसिल, इकरा, मूडीज, ये कुछ ऐसी एजेंसीज है जो क्या करती है? रेटिंग देने का काम करती है। अब जो कंपनी को समझो ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग मिली है, ऑलमोस्ट 5 स्टार मिली है, वो ही केवल क्या इशू कर सकती है? कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। नमन भैया जो फालतू की जो कचरा कंपनी है, ये चलो ठीक है, एवरेज मीडियोकर कंपनी है, वो क्यों नहीं कर सकती ये CP को? भाई ये अनसिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं? तुम कल चल के पैसा लेके भग जाओगे, है ना? इन्वेस्टर का क्या रहेगा जिसने इन्वेस्ट किया है? ये अनसिक्योर्ड है, दैट्स व्हाई इतनी इनके ऊपर क्या है? रेगुलेशन है कि जो क्रेडिट वर्दी कंपनी है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, वो ही क्या कर सकती है? इनको इशू कर सकती है। अब ये क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट वर्दीनेस कैसे पता पड़ेगी? ये अलग अलग एजेंसी देती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको 3 के नाम बताए, इनके बारे में आपको उनकी लॉन्ग फॉर्म निकाल के लेके आनी है आपको, ठीक है ना। और ये क्या क्या करती है थोड़ा सा वो बताना है, कल वो डिस्कस करेंगे। इट यूजुअली हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज। आमतौर पर इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो कितनी होती है? 15 डेज एंड अप टू 1 ईयर। 15 दिनों से लेकर के कितने दिन तक, कितने साल तक हो सकती है? 1 साल तक। भाई 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की किसी की भी मैच्योरिटी 1 साल से ऊपर नहीं जाएगी, तभी तो वो शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज तो मीडियम और लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। इट इज इशू टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। इनको इशू किए जाते हैं क्या? इशू क्या रेज करने के लिए? शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए, एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो भी किस पे? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देन द मार्केट रेट। मतलब मार्केट रेट से कम पे अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप क्या इशू कीजिएगा? CP इशू कीजिएगा। क्या इशू कीजिएगा? CP। अब दरअसल होता क्या है बच्चों, इन पे अब तुम बोलोगे कि इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट रेट से कम क्यों होता है? उसका रीजन है, रीजन ये है कि इसमें एक फीचर होता है टी बिल्स का, और एक अपना खुद का फीचर होता है। टी बिल का क्या फीचर होता है? जो कमर्शियल पेपर होते हैं
वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। किस पे इशू होते हैं? और पार पे इनका क्या होता है? रिडम्पशन होता है। अलोंग विद दैट इन पे क्या भी मिलता है? इंटरेस्ट भी मिलता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इंटरेस्ट इन पे छप्पर फाड़ के इंटरेस्ट देंगे हम? ना के बराबर नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? क्यों मिलता है नॉमिनल? हम फिर तो अब जब इनसे क्या करते, कोई कंपनी कम इंटरेस्ट देती है तो फिर तो लोग इनमें इन्वेस्ट करते नहीं होंगे? करते हैं ना, बिकॉज खाली इंटरेस्ट कोई ना मिलता है। ये डिस्काउंट पे भी तो इशू हो रहे हैं सीपी, और किस पे रिडीम हो रहे हैं? वो भी तो एक जो डिफरेंस है, जैसे हमने टी बिल में देखा, तो वो भी तो एक अपने आप में क्या ही है? इंटरेस्ट ही तो है। वो भी तो आपको कमाने का मौका मिल रहा है। तो इसमें दो फीचर होते हैं। इंटरेस्ट, कोई पूछे सीपी में इंटरेस्ट कम क्यों होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज वो डिस्काउंट पे भी तो क्या होते हैं, माने तुम्हें 10 रुपए का, 100 रुपए की चीज तो 90 में दे दी, 90 पे तुम 10 रुपए कमाओगे, 10% से ज्यादा तो वो हो गए। और तुम्हें क्या लगता है, मार्केट में माने ब्याज का रेट अगर 12% है, 15% मान लेते हैं, कितना है? 15%। तो तुम्हें क्या लगता है इसमें 15% ब्याज दे देंगे तो हम तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे। एक तो तुम्हें वो 10% से ऊपर के रिटर्न तो वो देंगे, हम 15% का तुम्हें ब्याज देंगे, तो 27-28% जाके रुकेगी कहीं बात, हम तो हो जाएंगे बर्बाद। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो भाई डबल डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो ब्याज मिलेगा वो तो बहुत थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन ये किस पे होते हैं? डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो डबल बेनिफिट इनमें रहता है। हालांकि इंटरेस्ट का पोर्शन जो रहता है बहुत कम रहता है। किसका? ई बिल्स की अपनी वो है, रेलिवेंसी है, इनकी अपनी रेलिवेंसी है। सबका रिस्क एपेटाइट सेम कोई ना होता है। इनमें वो नहीं है, क्रिसिल ने रेटिंग दे दी, इस बात की गारंटी है, स्टाम्प कोई लग गई, कंपनी भागेगी नहीं। जब विजय माल्या भाग जाता है, हाँ बोलो ना, छपरी कोई था विजय माल्या, कि ऐसे कोई जाके चल तू साइड खड़ा हो, तेरे पास पैसे नहीं है। आज भी पैसे है, देता नहीं, नियत नहीं है। रेटिंग तो उसे भी मिली होगी, पैसा अच्छा। भारत में तो रह के काम करता था, जब सेबी भी था, स्टॉक एक्सचेंज भी था, कंपनीज एक्ट भी था, गवर्नमेंट भी यही थी, सब यही थे, फिर भी भाग गया, फिर भी नहीं रोक पाए। गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती ना। हाँ बोलो। हाँ, एक रेटिंग दी कि हाँ भाई ये बढ़िया कंपनी है, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी है कि भागेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? भाग गया, तुम्हारा नहीं है इतना रिस्क, तो तुम क्यों करोगे सीपी में इन्वेस्ट? खाली रिटर्न कोई ना देखता है इंसान, रिस्क भी तो देखता है। तुम्हारा रिस्क एपेटाइट तुम्हें अलाउ कर रहा है तो आ जाओ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सीपी। अदरवाइज फिर वो फालतू चिक चिक मत करो, फिर किस में आओ? टी बिल्स में आओ। जब तुम्हारे रिस्क लेने की तुम्हारी आदत नहीं है ना, अगर तुम कंजर्वेटिव हो, कैसे हो? कंजर्वेटिव हो, रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते हो, तो फिर किस में आओ? टी बिल्स में आओ। क्या दिखते कैसे? इंस्ट्रूमेंट के जैसे ही होते हैं नॉर्मल, कमर्शियल पेपर जैसे। फोटोज वगैरह होगी, अभी मैंने इसमें जस्ट ये वाली बुक में काम रहता है। बिजनेस की एक सेकंड नहीं, बिजनेस की सेकंड बुक में क्या रहता है, काम रहता है। खाली जो पिक्चर्स मैंने लगाई है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में लगाई है। 3 चैप्टर में पिक्चर्स लगानी रहती है। तो जब भी मैं इनमें काम करूंगा तो सीपी की मैं इमेज जरूर लगाऊंगा। क्या? हाँ, हाँ वही तो, यही तो बोल रहा हूँ मैं। कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, उस पे लिखा है ऐसा कमर्शियल पेपर, उसकी अमाउंट लिखी हुई है, उसका इशू प्राइस लिखा हुआ है, ये हो गया कमर्शियल पेपर। समझा क्या आपको? है ना? आजकल तो ज्यादातर जो है मतलब चीजें या तो हो चुकी है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, या होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें क्या होती है, डीलिंग होती है उनमें। हाँ जी। तो कह रहे यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं होती, जैसा कि आप सवाल, बिल्कुल इनमें कोई लिमिट नहीं होती, ऐसा स्पेसिफाइड लिमिट नहीं होती कि इतने के ही परचेस करने पड़े। टी बिल्स में लिमिट होती है। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं कह सकता मैं। ठीक है ना, बिकॉज बहुत काफी टाइम पहले, 3-4 साल पहले देखी थी मैंने, एक मीडियोकर रेंज में थी। उसमें दरअसल क्या है कि अलग अलग जो तीनों जो कंपनी है, जैसे मूडीज है और ये इकरा है और क्रिसिल है, इनका क्राइटेरिया भी अलग अलग है। रेटिंग देने का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, स्केल भी क्या है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी 5 रेटिंग है, 4 रेटिंग है, ऐसे करके। उसका क्राइटेरिया अलग है, स्केल अलग है, उसके लिए आपको जाना पड़े तभी। हाँ,
नहीं तो उसके में वो रहते हैं ना, फिर कुछ प्रोटोकॉल्स होती है ना, कुछ प्रोटोकॉल्स जैसे तुमने देखा प्रोटोकॉल्स इन द सेंस की चार्जर है, तो चाहे किसी भी कंपनी का फोन हो, तो चार्जर का जो स्लॉट है, मतलब उसका जो जैक है, वो क्या ही रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब भैया तुम एक्सेप्शन में आते हो, हमें पता है तुम एक्सेप्शन में आते हो। हाँ जी, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इस तरीके से उसे रिलेट करने की, उसे एडजस्ट करके पैरिटी में लाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तभी तो मैंने बोला कि इसके बारे में सर्च करके, क्योंकि क्लास में मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे से रेटिंग पूछोगे तो रेटिंग आज के दिन पे मुझे नहीं। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इट इज इशूड टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, वो शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस पे? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं बता चुका हूँ, देन द मार्केट रेट। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार पे रिडीम होते हैं। इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग कैपिटल नीड्स एज ब्रिज फाइनेंसिंग सिंस इट इज ऑफन इशूड एज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स। सबसे अच्छा सवाल एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का, वो सवाल पूछेगा कि बताओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऑल्टरनेटिव में कौन से शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर सकते हैं, या ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पे सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है? तो कमर्शियल पेपर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पे यूज किया जाता है। और ये बताने की कोई बात नहीं है कि ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है। जिनको नहीं पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को जाके देखें तो पता पड़ जाएगा कि ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है। ठीक है ना, ब्रिज फाइनेंसिंग का एक ऑल्टरनेटिव होता है कौन? सीपी। जब तक आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं और चाहिए पैसा आपको आज ही, तो इमीडिएटली क्या रेज कर दीजिएगा, क्या इशू कर दीजिएगा? सीपी इशू कर दीजिएगा, उससे पैसा रेज कर लीजिएगा। देन जब क्या होगा, जब पैसा आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, तो क्या कर देना, चुका देना पैसा किसका? सीपी का। बिकॉज इनकी मैच्योरिटी कितने दिनों से कितने दिन तक की होती है? 15 दिनों से लेकर के 1 साल तक की होती है। आगे, कमर्शियल पेपर इज ऑल्सो यूज टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, और कंबाइंड एमसीक्यू भी बन सकता है कि वो ऐसे पूछेगा कमर्शियल पेपर इज यूज्ड फॉर ए ऑल्टरनेट ऑफ बैंक बोरोइंग, बी यूज्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग, सी फ्लोटेशन कॉस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव, एंड डी वन इज द राइट आंसर। माने ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कमर्शियल पेपर को ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पे यूज किया जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो ये ऑल्टरनेट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। और ये फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए भी सीपी को हम इशू करते हैं। ये समझा दो मेरे को क्या है। फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए सीपी को इशू किया जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट बताई थी पिछले चैप्टर में। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट? नो एनी सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास who is willing to explain about flotation cost, and this is very bad. Flotation cost is the cost of, very good, cost of बोलो ना अभी, कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को इशू करने की जो कॉस्ट आती है वो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। और क्लास के पढ़ाने के बाद ये तीसरी दफा ऐसा होगा कि जब मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एक बार तो जब याद कीजिए जब आप देख देख के बताते हैं यहाँ से सामने, लिस्टिंग चार्जेस, ये चार्जेस, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, भाई साहब ने बोला था अंडरराइटिंग कमीशन, जब मैं ये बोल रहा था कि बहुत भारी भरकम शब्द बोल रहे हो। हाँ जी, बोलो। सिक्योरिटीज को इशू करने की जो कॉस्ट आती है, यूज करने की, फंड्स को यूज करने की कॉस्ट नहीं, सिक्योरिटीज को इशू करने की जो कॉस्ट आती है, प्रोस्पेक्टस के खर्चे होगी, लिस्टिंग चार्जेस होगी, ब्रोकरेज हो गई, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है, वगैरह वगैरह। ये सब खर्चे, प्रोसेसिंग चार्जेस हो सकते हैं, फाइलिंग चार्जेस हो सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, कोई अपफ्रंट फीस हो सकती है। अपफ्रंट फीस समझते हो? अपफ्रंट
अपफ्रंट मतलब जो शुरुआत में जो डाउन पेमेंट के तौर पे बोल सकते हो आप, या कोई तो एडवांस में जो पेमेंट होती है शुरुआत में। बिल्कुल। जैसे अब मान लिया मैं बैच शुरू करूं और मैं बोलूं कि हम क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपका फाइनल नक्की कब होगा, जब आप कुछ अपफ्रंट क्या कराओगे, डिपॉजिट कराओगे, टोकन मनी बोल सकते हैं। बिकॉज बिना फ्रंट के आपकी सीट क्या नहीं की जा सकती, रिजर्व नहीं की जा सकती, बिकॉज उसी के बेसिस पे क्या होते हैं, सारे आगे के डिसीजंस क्या होते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है ना, आपको ऐसे हवा में आके बोल दे, हवा में नहीं होता। ठीक है ना, बिल्कुल। बात समझ में आती है आपको, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, शेयर्स इशू करने हैं। शेयर इशू करने के लिए क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। टिकन्नी तो है नहीं हमारे पास, पैसा तो है नहीं। पैसा तो कब आएगा, शेयर्स को इशू करने से पैसा आएगा। वो क्या आ जाएगा पैसा, आज इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस भी छपवाना पड़ेगा, लिस्टिंग चार्जेस भी लगेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन भी देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। ये सब मिला करके, सारा खर्चा मिला करके 2-3 करोड़ का खर्चा होगा। कितने करोड़ का खर्चा होगा, 1,000 करोड़ मार्केट से उठा रहे हैं हम, 2-3 करोड़ का ही खर्चा होगा, जेब में नहीं है टिकन्नी भी। तो कहाँ से इशू करोगे फिर शेयर्स? तो सबसे पहले क्या इशू करो, सीपी इशू करो, 2-3 करोड़ का बंदोबस्त करो कुछ टाइम के लिए। फिर वो जब 1 महीने के अंदर आपके पास शेयर से या जो भी आपने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिए है, उससे पैसा आएगा, उसमें से चुकाना, फिर वो सीपी को चुकाना। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को इशू कर, सॉरी, फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कमर्शियल पेपर का यूज किया जाता है। मैं नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ लो। क्यों नहीं पढ़ा रहे, जबरदस्ती है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ना पढ़ो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ नुकसान हो तो बताओ। बस तुम्हारा इतना हो सकता है कि तुमने मान ली जबान लड़ा ली, लेकिन नुकसान तो तुम्हारा ही होगा ना। किसके बारे में लिखा है ईशान ये, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इसे? पिछली बार कहाँ पे पढ़ा था, पिछली बार फ्लोटेशन कॉस्ट में पढ़ा था इसे हमने, पिछले वाले चैप्टर में। चलो समझा दो क्या लिखा है। हम्म। थोड़े टेक्निकल शब्द लिखे हुए हैं वहां पे, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाया था। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लग सकता है किसी को कि टेक्निकल शब्द लिखे। फ्लोटेशन कॉस्ट में जो गैप आता है, कहाँ लिखा है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है। फ्लोटेशन कॉस्ट पूरे इसमें कहीं लिखा है, कहाँ पे लिखा है, तीसरी लाइन में। अच्छा, उसमें कैसा गैप आता है? हाँ। हम्म। अरे चल जान दो, एक कुछ नहीं, मैं कुछ कहानी नहीं पूछ रहा हूँ, बस एक शब्द बता दे, ये टॉपिक है क्या, कोई नहीं बोलने का। ये बता दे ये टॉपिक क्या है, बस इसका मेन टॉपिक का नाम बता दे, मैं छोड़ दूंगा। बोलना मत, कोई मत बोलना, अपने मन में रखो बस। ये जो नोट है ना, नोट की हेडिंग तो लिखी भी नहीं यहाँ पे। ये तो तुम बता ही चुके कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। मुझे बस इस टॉपिक का नाम बता दे कि ये इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना, टेक्स्ट मैं खुद समझा दूंगा। अभी मैंने बोला था ना कि मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा दूंगा। बस तू इसका टॉपिक का नाम बता दे कि ये टॉपिक है। अब पंडित जी पूरे तैयार करे, हम बताएंगे। बोलना मत भाई, बस टॉपिक का नाम बता दे। थोड़ी देर पहले भी बोला भी मैंने, ये जस्ट इसको, इस पे आने से जस्ट पहले। मुझे तो बस वो टॉपिक बता देना, हेडिंग बता दे क्या है।
फैक्टर अफेक्टिंग पंडित जी, कमर्शियल पेपर नहीं। जैन साहब रुको, बोलना मत अभी। कमर्शियल पेपर नहीं। वंश नहीं। मानवी, ब्रिज फाइनेंसिंग इज द राइट आंसर। तुम तो तावले हो रहे थे ना बताने के लिए, पूछना तो उनसे था जिनको पता नहीं था। मानवी ने वो भ्रम तोड़ दिया। चलो देखते हैं। whenever there is a time gap between the loan required by the borrower and the loan sanctioned by the bank। यार हद करते हो तुम भी। जब टाइम गैप होता है किसमें, बोरोवर को लोन चाहिए आज और बैंक सैंक्शन करेगा बाद में, कोई तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ठीक है ना। देन द मनी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आज तो हमें प्रोजेक्ट लगाना है, फ्लोटेशन कॉस्ट खर्चनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। देन फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो पैसा किससे उठाया जाता है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म से पैसा उठाना ना बाबा ना। होता है ब्रिज फाइनेंसिंग के केस में। किसके केस में, वैसे तो मना करते हैं लेकिन एक केस में होती है, ब्रिज फाइनेंसिंग के केस में। तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को करने के लिए शॉर्ट टर्म से पैसा उठाते हैं अंटिल द बैंक प्रोवाइड्स अ लोन। जब तक बैंक क्या नहीं करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता है। दिस फुलफिलमेंट ऑफ द टाइम गैप थ्रू शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। जाओ रे जाओ यार, कम से कम एक बार पढ़ ही लिया होता। दिस गैप इज फिल्ड बाय कमर्शियल पेपर इजीली। वो कह रहा है देखो कमर्शियल, तुमने बोला कि कमर्शियल पेपर ये टॉपिक है, नहीं कमर्शियल पेपर तो इसने बाद में एक लाइन बोली, सारी चर्चा ही किसके बारे में की, ब्रिज फाइनेंसिंग के बारे में। आखिरी में तो आके कह भी दिया कि इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। और ब्रिज फाइनेंसिंग, ये जो गैप रहता है ना, ये जो गैप फुलफिल होता है, ये कमर्शियल पेपर से बड़े आसानी से फिल किया जा सकता है, जो मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि कमर्शियल पेपर यूज किए जाते हैं बैंक बोरोइंग के लिए, ये ऑल्टरनेट होता है या फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, ठीक है ना। हाँ जी बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है कॉल मनी। क्या है, अब बेटा होता क्या है कि सारे बच्चों को पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ के आए बैंकिंग चैप्टर में, सीआरआर और एसएलआर। क्या होता है सीआरआर और एसएलआर। दरअसल कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट होती है सीआरआर और एसएलआर बनाने की, और वो रेट कौन स्पेसिफाई करता है, मिनिमम रेट आरबीआई। लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है। नहीं होता नहीं है ये अलग बात है, मान लिया अगर नहीं है। हाँ वैसे बोलो, तुमने तो डिक्लेयर कर दिया उनके पास इतना पैसा नहीं होता, मतलब भूखे बंगाली है क्या कमर्शियल बैंक वाले। नहीं, मे भी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब मार्केट में टाइट लिक्विडिटी हो। क्या हो, मतलब उन्होंने वो पैसा जितना डिपॉजिट हुआ है वो लोन के फॉर्म में तो उन्होंने क्या दे दिया, बांट दिया, और पैसा बचा नहीं है बैंक में। क्या नहीं बचा है, पैसा बचा नहीं है बैंक में, या बैंक के एनपीएस वगैरह हो गए, या जो ग्रोथ है किसकी, डिपॉजिट्स की, वो नहीं आ रही है बैंक में। तो उस केस में सीआरआर एसएलआर तो भाई उसमें तो एडजस्ट नहीं कर सकते, वो तो बनाना ही पड़ेगा। वो तो सोल्वेंसी मेजर्स है, मतलब जो सोल्वेंसी को इंश्योर करते हैं बैंक की, और ये तो किसने प्रेस्क्राइब करके रखा है, आरबीआई ने। सीआरआर एसएलआर तो बनाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वो मिनिमम रेट तो ज्यादा मत बनाओ अपनी मर्जी से, लेकिन जो आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया है मिनिमम रेट वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो पैसों की कमी हो गई इस बार, देखो जो पैसा देते हैं उनके पास ही किसकी कमी हो गई, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। अब अगर अपने भाई बंद काम नहीं आएंगे, कब में, अपने दुख की घड़ी में, तो फिर कौन ही काम में आएगा। तो ऐसे में एक बैंक दूसरे बैंक को अप्रोच करता है, एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को अप्रोच करता है कि भाई पैसा दे दो। क्या दे दो, पैसा दे दो। बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो ना। अच्छा, ये पैसा क्यों दे दो, बिकॉज अपने को क्या मेंटेन करना है, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है। लॉन्ग टर्म के लिए होता है पैसा, शॉर्ट टर्म के लिए आमतौर पर 1 दिनों से लेकर के 15 दिनों तक के लिए, बस खत्म। ऐसे कोई ना है भाई आरबीआई छोड़ देगा, डंडा करेगा आरबीआई, तुम्हारे को साला पैसा नहीं है सीआरआर और एसएलआर बनाने का, और 1-1 साल तक मतलब तुमने पैसा उठा के रखा है दूसरे बैंक से सीआरआर और एसएलआर में, इसका मतलब कुछ तो सीरियस चल रहा है बैंक में, कुछ तो सीरियस चल रहा है बैंक में। तुम्हारे पास सीआरआर एसएलआर बनाने का पैसा नहीं है तो कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। समझ में आ रही है बात, ये बस एक जुगाड़ है।
कि कभी तो तुम कुछ ऐसी मजबूरी हो जाए कि लिक्विडिटी इतनी टाइट हो गई कि आउट ऑफ कैश हो गए, तो बस एक दिन से लेकर के 15 दिन तक का आप क्या कर सकते हो, दूसरे बैंक से पैसा उठा सकते हो। और इसमें भी सुन लो, इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है, मान लिया अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते कि ऐसे कि हमने 15 दिन के लिए उठा लिया या 12 दिन के लिए उठा लिया, 10 दिन के लिए उठा लिया। तुमने आज पैसा उठाया, जिस बैंक से उठाया पैसा, जिस बैंक, इसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं? ये पूरे जो मैंने प्रोसेस समझाई आपको, कॉल मनी होती है। जब भी दूसरे बैंक ने अपना पैसा मांग लिया ना, ला भाई ला, बस अब पैसा वापस कर, बहुत हो गया तेरा। फ्री में तो देता नहीं है कोई भी। भले ही अपने भाई बंद हो, लेकिन ब्याज वो भी लेंगे। एक कमर्शियल बैंक, तुम देखो, जब एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को नहीं छोड़ेगा तो आम जनता को तो क्या ही छोड़ेगा वो ब्याज में। ठीक है ना? तो ब्याज उनसे भी लेंगे। अच्छा, लेकिन मैं खास बात क्या बता रहा हूँ कि जिससे हमने लिया है, जिस भी कमर्शियल बैंक ने जिससे लिया है, जिसने दिया है, यानी कि जिसने पैसा लैंड किया है, जिस कमर्शियल बैंक ने, वो जब भी मांग लेगा ना पैसा, तभी वापस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक है, नहीं मतलब 15 दिन तक के लिए फिक्स हो गया हमारे को, 15 दिन तक का मिलेगा। उन्होंने बोला आज दे, अभी दे, तो अभी वापस करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये कॉल मनी क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, शॉर्ट टर्म, लेकिन होता है रीपेबल ऑन डिमांड। सामने वाला जब भी क्या कर लेगा, डिमांड करेगा, आपको एकदम से क्या करना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा। हुज मैच्योरिटी पीरियड वेरीज फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। इसकी मैच्योरिटी कितने दिन से कितने दिन तक की होती है? टी बिल्स की मैच्योरिटी बताओ। टी बिल्स की 3 मैच्योरिटी होती है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। सीपी की मैच्योरिटी बताओ। 15 दिनों से लेकर के एक साल। कॉल मनी की मैच्योरिटी बताओ। इसकी मैच्योरिटी ही एक दिन से लेकर के 15 तक होती है, उसके बाद से चालू होती है किसकी? सीपी की। उसकी 3 होती है, फिक्स होती है 3। अपनी मर्जी से अंकल 78 डेज का टी बिल दे दो, चल बे चल, निकल इधर यहाँ से। ठीक है ना? फालतू के टाइम पास मत कर। 3 ही मैच्योरिटी होती है उसकी। आगे, कॉल मनी इज यूज्ड फॉर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। मुझे तो आया नहीं समझ में। आपस में ही जुगाड़ है ये जुगाड़ है। क्या करने का? सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने का। कह रहे कि इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन ये यूज किया जाता है किसके लिए? इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ पे कॉल मनी जनता से नहीं ली जाती। और तुम देखो रे, मतलब कितना बुरा होगा। कमर्शियल बैंक आ रहा है, जी पैसा नहीं है, बर्बाद हो गए, लुट गए, सीआरआर बनाने के लिए, एसएलआर बनाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा दे दो। जनता से मांग रहे हैं, जनता से। तो भाई गलत मैसेज जाएगा, और वैसे भी पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज जनता से जो पैसा आएगा, जो डिपॉजिट कराओगे जनता से पैसा आप, तो यस और नो, उस पे भी तो क्या ही बनाना पड़ेगा, सीआरआर और एसएलआर बनाना पड़ेगा, तो फंस जाओगे। तो इस यहाँ पे तो अपने दूसरे काम में नहीं आएंगे भाई, अपने काम में आएंगे। ठीक है ना? एक कमर्शियल बैंक का दर्द दूसरा कमर्शियल बैंक ही समझ सकता है। दैट्स वाई इसको यूज किया जाता है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, अब बता रहा है जो मैंने कहानी सुनाई आपको, पढ़ दो वर्मा जी, पढ़ना। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, लाइक सीआरआर, एसआरआर, आरबीआई the rate of CRR from time to which जिन बच्चों के माइंड में ये डाउट होगा कि यार कोई बैंक आउट ऑफ कैश कैसे हो सकता है, ये बुलेट को पढ़ के उनको थोड़ा, उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बना रखा था हमने सीआरआर एसएलआर। बाकी की अमाउंट फुल लोन क्या दे के रखी थी, लोन दे के रखी थी, अपने पास फालतू पैसा नहीं था। ठीक है ना? अब आरबीआई ने क्या कर दिया, रेट का क्या कर दिया, रेट इंक्रीज कर दिया, सीआरआर का भी और एसएलआर। अब कहां से लाए भाई पैसा? तो अब तो मांगना ही पड़ेगा ना। अब तो बात समझ में आई। तो जिनका डाउट होगा कि भाई ऐसी जरूरत, ऐसी नौबत कब आएगी, ज्यादातर नौबत जब आती है जब रेट क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तुम बोलोगे फिर दूसरा भी तो ऐसे भूखा बंगाली होगा। हाँ, उससे कोई लेने आता ही नहीं लोन। या दो चीज हो सकती है, या तो उन्हें दे के नहीं रखा है लोन, वो बहुत मिन्नतों के बाद लोन देता है वो वाला बैंक, या उससे कोई लेता नहीं है। भाई दो ही तो बात हो सकती है। इससे भर भर के लेते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये चक्कर में है कि आज आके मोदी साहब अनाउंस कर दे, कह रहे कि अब इलेक्शन है, तो ये तो यूपी वाले बाबा ने दे दिया था, अब दोबारा हम दे देंगे, तो ये उस चक्कर में है। हाँ भैया, फ्री की चीज तो सबको सड़ी भी लगे, तभी तो।
हाँ वही तो, फ्री की चीज तो सबको सड़ी भी लगे, तभी तो फिर हाँ खुद हाँ तब गाली, वही तो है भैया। सरकार, मोदी जी कल चल के अपना सीना निकाल के दे देना, जान भी दे दे तुम्हें, तब भी गाली दोगे। हाँ। 3 साल चला के इंसान गाली देता है और फिर पटकता है उसे, और इस चक्कर में कह रहे कि गौर मिल जाएगा। चलो सुनो, हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को बहुत सारे रिजर्व बनाने होते हैं, सीआरआर और एसएलआर बनाना होता है। आरबीआई ये रेट को टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। अब चेंज क्यों करता है, ये तो पूरा चैप्टर हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, एक एक नहीं दो दो जगह से कवरेज की है इसकी, नहीं मैं बोलने का ही नहीं। विच अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद कमर्शियल बैंक टू बी गिवन एज लोन, जिससे क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है, किसकी, हाँ लोन देने की जो अवेलेबिलिटी होती है वो अफेक्ट होती है। ये नहीं समझता तो बैंकिंग वाले में आपने समझा होगा। कॉल मनी इज यूज्ड बाय बैंक्स टू मेंटेन सीआरआर, कॉल मनी इसलिए रेज की जाती है ताकि हम सीआरआर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। कॉल मनी इज आल्सो नोन एज इंटरबैंक कॉल मनी, इसे क्या भी बोलते हैं, सिंपली कॉल मनी बोलो या इंटरबैंक कॉल मनी बोलो। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट, वो बोल रहे हैं जो इंटरेस्ट रेट किस पे दिया जाता है बच्चों, कॉल मनी पे दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉल रेट। ओ कोलगेट नहीं, कोलगेट, कॉल रेट, अरे ब्याज ही होता है, ब्याज का बस नाम बताया, कॉल रेट होता है। विच इज हाईली वॉलेटाइल, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है ना। दैट वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम आवर टू आवर। ऐसे नहीं तुम इधर बोला अभी रेट बोला, अभी तो माने बोला 5% का रेट है ना, थोड़ी देर में हो गया 6%, तुम बोल रहे हो अभी तो 5% का बोला था, अभी इसकी मैच्योरिटी ही 1 दिन से 15 दिन तक की है, समझ में आ रही है ना। तो इसके तो रेट आर टू आर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। A rise in call rate makes other sources of finance cheaper and bank raise funds from these sources। ये समझा दो, ये थोड़ा अच्छा है। इनवर्स रिलेशन होता है कॉल रेट के बीच में और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बीच में। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, ये है क्या, जैसे कॉल रेट बढ़ेगा जो शॉर्ट टर्म, हाँ बोलो, कम होंगे, मतलब कैसे कम होंगे, हाँ जी कैसे कम होंगे, क्या चीज, हाँ हम्म हम्म हम्म, किसमें, दबी हुई आवाज में क्यों बोल रहा है, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोल। जब इसे डाउट रहता है ना तो ये आधी आवाज तो अपने मुंह में रखता है और आधी बोल आधी बाहर निकालता है। हाँ फिर कह रहे हैं कि बीच बीच में काम हो जाएगा। अभी भी अभी भी 20% आवाज दबा के रखी है नहीं। हाँ। और फिर बाद में बोलेगा मैं भी तो ये बोल रहा था। चलो बोलो, तेरे को क्या। There exists an inverse relationship between call rate and other short-term money market instrument such as certificate of deposit and commercial paper। कह रहे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बोल। इनवर्स रिलेशनशिप होता है जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, हाँ जैसे वो कमर्शियल पेपर होते हैं। तो क्या क्या बोल दिया तूने, एक ही वर्ड को 3 किस्त में बोला इसने और रिलेशन होने के बीच में बना दिया, कॉल रेट को तो इग्नोर ही कर दिया। जैसे कि हमारे और जो कॉल रेट है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप हो, अगर कॉल रेट बढ़ेगा तो जो बैंक है वो प्रेफर करेगा कि हम सीपी पे इसकी वजह से। अच्छा, और अगर इसका वाइस कॉल रेट बढ़ेगा तो जो दूसरे सोर्स है
वो सस्ते हो जाएंगे। चलो, अगर आपको इसको समझना है तो जैसे कि वर्मा जी ने जो गेम खेला वही बाकी बच्चों को भी खेलना पड़ेगा। कि पहले वो जो पहले वाली लाइन है वो तो थोड़ी टेक्निकल है, वो जब भी समझ में आएगी जब ये अराइज से समझ में आएगा। तो पहले यही पढ़ लो, अराइज इन कॉल रेट मेक्स अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चीपर। अगर कॉल रेट बढ़ जाएगा, माने दूसरा हमारा ही अगर भाई ये बोल रहा है कि ब्याज ज्यादा लगेगा, जबकि मार्केट में जबकि मार्केट में क्या है, रेट कम है। और ये तो क्या है, माने अगर सीपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीपी की कम से कम मैच्योरिटी 15 दिन की होती है। कितने की होती है, उसका 15 दिन यूज करने का पैसा भी उतना ब्याज नहीं आ रहा। समझ रहे आप, 15 दिन तक सीपी से पैसा यूज करेंगे, उसका ब्याज का रेट फिर भी कम है। इससे उठाया ही हमने 4 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, इसका ब्याज रेट उससे क्या है, ज्यादा। और अपना है, काहे का अपना है भाई, अब देख लो ना, अब समझ में आ जाएगी बात। अ राइज इन कॉल रेट मेक्स अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस चीपर। अगर रेट बढ़ता है, किसका, कॉल रेट बढ़ता है अगर, तो उस केस में जो बाकी सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो सस्ते हो जाएंगे। तो बैंक क्या करेगा, उनसे ही क्या करेगा, पैसा उठाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर कॉल रेट क्या है, कम है, किससे, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस से, शॉर्ट टर्म के जो है, फिर कॉल रेट को प्रेफर करेंगे। हम ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्या करता है, इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। उनके रेट में और इसके रेट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और हम क्या करते हैं, अगर वो महंगा हो जाएगा, बाकी दूसरे महंगे हो जाएंगे, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, कॉल को। और अगर कॉल महंगी हो जाएगी तो बाकी अदर को प्रेफर करेंगे। आज के लिए बच्चों इतने रखते हैं अभी तक, मतलब इसमें, किसमें, या इसी के आगे चालू कर, नहीं मतलब इसी के आगे से मतलब है इसी वीडियो में आगे से चालू करो यार, अलग से मैं उसे रिलीज नहीं करना चाहता, है ना, क्योंकि अलग से और भी लोग होते हैं 4। अब मान लिया मैं अलग से उसे रिलीज करूंगा तो उसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो बहुत कम लोग देखेंगे। समझ में आ रही है, अलग से अगर मैं रिलीज करूंगा तो जो फालतू के और जो फालतू के जो लोग जो है ना, जो खामे खाने लेन देन कुछ नहीं है, खाली उसमें वो भी आके वो चेक करेंगे अच्छा ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई। हाँ जी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक दिन मार्केट ओपनिंग आवर्स में मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक आपको नॉलेज दूंगा। इसकी मतलब मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको गो थ्रू करा रहा हूँ कि जो मेरे टॉपिक्स है उनसे ही, उनके रिगार्डिंग। ऐसे तो दुनिया जहान और समंदर है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको अगले 15 से 20 मिनट में जो हमारे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेट करके कुछ आपको टॉपिक्स लाइव समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और पहले ही बच्चों में डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये जस्ट नॉलेज पर्पज से है, ना ही तो मेरी किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन है, ना ही तो बाय करने की, और ना ही कोई सेल करने की, और ना ही मैं किसी तरह की विदाउट नॉलेज के ट्रेडिंग को एनकरेज करता हूं, और ना ही मैं सैबी से कोई रजिस्टर्ड बंदा हूं, ना ही तो मेरे को सैबी का कोई रजिस्ट्रेशन है। मैं जस्ट आपको इसमें वो चीज बताऊंगा जो आपको आपके टॉपिक्स को समझने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। चलो बच्चों, जो जिस ब्रोकर का मैं यूज करता हूँ वो ब्रोकर है अपस्टॉक्स, और ना ही मैं कोई अपस्टॉक्स वालों का प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब उसमें क्या रहता है कि आप थोड़ा मैनेज करना बच्चे, इधर शायद स्क्रीन पे थोड़ा रोटेट नहीं हो पाएगा फिलहाल, ये बस एक जुगाड़ किया है मैंने आपके लिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आप इधर राइट कॉर्नर में देखोगे तो इधर राइट कॉर्नर में ये तो ये लिखा है माई लिस्ट। क्या लिखा हुआ है, जैसे ही आप एंटर करोगे, है ना, तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, ये आ रहा है माई लिस्ट। माई लिस्ट में वो चीज आपने ऐड ऑन की होती है कि जिनको आपको ट्रैक करना होता है ना, जिनको आप ट्रैक करना चाहते हो।
जैसे कि मैंने इसमें अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे, मतलब एक लिस्ट आती है बाय डिफॉल्ट आती है, ठीक है ना, इंडाइसेस की, जहाँ पे आप देख रहे होंगे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप 50। अभी जैसे मैं आपको हल्का सा बताता हूँ इसके बारे में कि निफ्टी 50 क्या होती है। इसमें बेसिकली जो निफ्टी की जो टॉप मोस्ट जो 50 कंपनीज है उनके प्राइसेस में जो मूवमेंट हो रहा है उसको जो मेजर करके जो नंबर आता है वो निफ्टी 50 का नंबर आता है। ऐसे बच्चों क्या रहता है आपका, ये तो रहता है निफ्टी 50 है, जैसे ऐसे रहता है सेंसेक्स, क्या रहता है सेंसेक्स। तो उसमें क्या रहता है, उसमें भी वो एक प्राइस के जो नंबर्स होते हैं, है ना, वो एक क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे वो नंबर्स आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, निफ्टी 50 आज के दिन पे कितनी चल रही है, 22,000 ये 84-85 ये फ्लक्चुएट कर रही है। आप देख रहे होंगे नंबर्स क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि हम ये जो जब भी अभी भी जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:15 के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे, आई थिंक ऊपर नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है टाइम, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 9:34 अभी हो रखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नौ, मैं आपको बताना चाहता हूँ 9:15 पे मार्केट खुलती है, 3:30 क्या होती है, बंद होती है। उसके बाद ये निफ्टी 50 के बारे में हल्का सा मैंने बताया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यार, अदरवाइज तो बहुत अलग ही निकल जाएंगे हम, ठीक है ना। ऐसे क्या रहता है, निफ्टी बैंक रहता है, क्या रहता है, जो बैंक होते हैं, बैंक के जो बैंक का जो इंडाइस होता है वो होता है निफ्टी बैंक, ठीक है ना। वो केवल और केवल बैंकिंग सेक्टर को क्या करता है, ट्रैक करता है। ऐसे निफ्टी मिड कैप 50, ठीक है ना, जो मिड कैप कंपनीज होती है। अब आपके लिए मैं बहुत ज्यादा, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ बच्चों, आप ये खुद से फाइंड आउट कर सकते हो कि ब्लू चिप कंपनी कौन होती है ना, मिड कैप कंपनी कौन होती है, लार्ज कैप कंपनी कौन होती है, इनकी क्या लिमिट होती है, स्मॉल कैप कौन होती है, तो वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो अलग अलग ऐसे इंडाइसेस हो सकते हैं। फिर आप क्या करोगे, ये ऊपर देखो जहाँ पे इंडाइसेस लिखा है उसके बगल में एक एरो लगा हुआ है, अगर आप वो खोलोगे तो मैंने क्या किया भाई, एक दूसरी लिस्ट भी बनाई हुई है, मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है कि वो मैंने बनाई है अपने एक्स स्टॉक की लिस्ट बनाई हुई है, जिन स्टॉक में मैं ट्रेड कर चुका हूँ, जिनके मैं ट्रेड क्या कर चुका हूँ, फाइनल कर चुका हूँ। बिकॉज मेरे को अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर ऐसे लगता है कि कोई ट्रेड वापस से इनमें बनता है, कोई लेने की जरूरत है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तो मैं इनको ट्रैक करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये वो चीज है। तो इतने जो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है इनमें मैं क्या कर चुका हूँ, ट्रेड कर चुका हूँ। अब तुम एक चीज और दिखाता हूँ, कल हमने बच्चों, कल क्या परसों वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट का एक फंक्शन होता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, इंफॉर्मेशन। तुम देखो ये क्या लिखा है ऊपर, रिलेटेड न्यूज, क्या लिखा है, जितने भी मैंने वो स्टॉक मैं ट्रेड कर चुका हूँ उनके रिगार्डिंग अगर कोई मार्केट में न्यूज रहती है तो बैक टू बैक मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो सारी न्यूज देखो इधर आ जाती है ना। जोमेटो के रिगार्डिंग है, मिड कैप में क्या है, या उसमें कोई सी फार्मा कंपनीज में क्या चल रहा है, टाटा मोटर्स में, जो भी मतलब मैंने ट्रेड लिया उनके रिगार्डिंग ये सारी देखो, एसबीआई ने क्या किया है ना, क्या उसका क्या, फिर वो तुम देखोगे कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, बात समझ में आती है। तो ये हो गई न्यूज़ हो गई, और ये मैंने बताया कि यहाँ पे ये आप लिस्ट बना सकते हो जिनको आप ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, जिनमें मैंने भी ट्रेड नहीं लिया, मैंने एक और क्या बनाई हुई है, एक लिस्ट और बनाई हुई जिनको मैं आने में, मतलब इन फ्यूचर जब भी इनमें ट्रेड बनेंगे या जब भी मेरे को लगेगा दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन या टू एंटर इन, तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। नमन भैया क्या इसको सीधा बस यहीं से कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं बेटा, कहीं और से भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसके लिए अब ये दिखाता हूँ आपको, मैं मैं ये एक्सेल शीट भी बच्चों क्या करके रखता हूँ, प्रिपेयर करके रखता हूँ कि जहाँ पे मेरे को जिन भी क्या लेना है, जिन भी उसमें, जिन भी स्क्रिप्ट्स में क्या लेना होता है, ट्रेड लेना होता है, तो उसके बेसिस पे रिसर्च करके मैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखता हूँ कि कौन कौन सी एंट्रीज है, ये आज के दिन पे वो मतलब एंट्रीज है मेरे पास या थी, कि जिनमें मैंने क्या लिया है, ट्रेड लिया है, जो मेरे पास अभी होल्डिंग है, ठीक है ना। ये सारे इनके मैंने रिसर्च करके रखी है कि मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग, कि ये कौन कौन से स्क्रिप्ट है और इनका क्या टारगेट एमपीएस है, ये कब तक है, और उसमें फिर क्या हुआ, और फिर मैंने क्या एक्शन लिया, ठीक है ना। जिन पे आपको ग्रीन दिख रहा होगा वो मैं वो ट्रेड फाइनल कर चुका हूँ, मेरे टारगेट पूरे हो चुके हैं, मैं अपने टारगेट के अकॉर्डिंग,
है ना। जो बाकी जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा यानी कि उनमें अभी रहते हैं, टारगेट पूरे होने अभी रहते हैं। बाकी जिनमें कुछ नहीं है अभी उनमें टाइम है, ठीक है ना, उनके अभी टारगेट पूरे होने में टाइम है। तो ये वो सारी एंट्रीज है। दरअसल क्या हुआ है, अभी मैंने अपने दो अकाउंट क्या किए बच्चों, मर्ज अप किए थे। मतलब एक अकाउंट को मैं दो अकाउंट ऑपरेट करता हूँ, तो दो अकाउंट को मैंने मर्ज किए थे। वो किसी कारण से, वो नहीं बता रहा हूँ मैं किस कारण से किए थे मैंने। बेसिकली क्या है कि होता ये है कि वैसे आपको किसी भी स्टॉक में, है ना, प्रॉपर रूल ये बोलता है कि किसी भी स्टॉक में अपनी ओवरऑल कैपिटल का 5% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। कितना नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आप एक स्टॉक में 5,000 से ज्यादा मत लगाओ। इस रूल के बेसिस पे आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, बोलो ना, कितने स्टॉक होने चाहिए? 20 स्टॉक होने चाहिए। 20 स्टॉक। मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा दिखेंगे आपको स्टॉक, उसका मैंने रीजन बता दिया। मैंने दो अकाउंट को अपने क्या किया, अलग अलग मर्ज किया है। बेसिकली वो किसी कारण से था, वो नहीं बता रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है ना। क्या चीज, मतलब मर्ज अप ऐसे नहीं होता कि ऐसे मर्ज हो जाते हैं। मर्ज का मतलब ये है कि एक को खाली किया, वो फिर सारी होल्डिंग एक में ही ली। ऐसे नहीं मर्ज होते कि इसमें ठाके उसे मर्ज कर दिया। मर्ज करने से मेरा मतलब है कि एक को मैंने खाली किया, एक में सारी होल्डिंग बनाई अपनी, वो उसका कुछ रीजन था। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बेसिस पे मैं उधर लिस्ट बनाता हूँ और फिर क्या लेता हूँ, ट्रेड लेता हूँ। अब वापस से आपको वहीं पे लेके आता हूँ। हाँ जी, ये और वो स्टॉक है जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों कहाँ पे, इधर पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे। आप देख रहे होंगे ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, मैं इधर पोर्टफोलियो पे आ गया। अभी पोर्टफोलियो पे जो भी आपकी होल्डिंग है वो ये सारी वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना। ये सारी होल्डिंग आपकी वो यहाँ पे दिखाता है पोर्टफोलियो में। अब पोर्टफोलियो में आप देख रहे होंगे तो फिलहाल यहाँ पे 51 होल्डिंग ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे। और इनमें इसके बराबर में आप देखोगे, थोड़ा यहाँ पे आओगे तो वो एक ऑप्शन दिखा रहा प्लेज, है ना। प्लेज में देखो कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप आपको नहीं दिख रही है। माने मैंने कोई भी ऐसा कोई भी शेयर को क्या नहीं रखवाया, गिरवी नहीं रखा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अभी आ जाती है यहाँ पे पोजीशन, कि आज आपने उसी के बगल में पोजीशन है ना, जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे पोजीशन में कोई खाली है अभी तक, यानी कि मैंने कोई मेरी कोई पोजीशन क्या नहीं है अभी यहाँ पे बाकी नहीं है, क्यों मैंने लॉन्ग पोजीशन ली हो, कोई शॉर्ट पोजीशन ली हो। जब आप कोई पोजीशन लेते हो तो वो इधर वो मतलब पहले तो आती है ऑर्डर में, किस में आती है, ऑर्डर में आती है। मैंने अभी ऑर्डर में आया है मेरा, ये नीचे वाली ये ऑर्डर वाली टैब है, यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा होगा। ऑर्डर आप मार्केट रेट पे भी लगा सकते हैं कि जो करंट में रेट चल रहा है उसे क्या भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। कि आपको कोई तो एक प्राइस होगा जिस पे आप क्या करना चाहते हो, ऑर्डर लगाना चाहते हो। जब वो ट्रिगर होगा तो उस पे वो आपकी वो जो पोजीशन है वो फाइनल हो जाएगी। तो वो चीज है, ये हो गई है आपको। और इसमें फिर कुछ चीजें है, ठीक है ना। मैं आपको ये होमवर्क में बोल सकता हूँ करने के लिए कि कम से कम इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि एमटीएफ क्या होते हैं, ठीक है ना। और जो आपके जीटीटी के ऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये दो चीज देखना, बाकी तो इसमें स्पेसिफिक है वो एमटीएफ और जीटीटी, आप नोट कर सकते हो कि ये क्या होता है। आगे बच्चों, ये होल्डिंग आ गई इधर आपको दिखता है। अब क्या है कि वैसे तो मैं शायद इसमें ना दिखाता, लेकिन अब क्या है कि क्योंकि आप स्टॉक्स का मैं पुराने वाली एप्लीकेशन यूज करता हूँ नॉर्मली, लेकिन अब इसमें वो पुराने वाली चली नहीं है, इसमें इन्होंने नई नए वाली ही क्या कराई है, इंस्टॉल करवाई है। तो इसमें अब क्या है कि दिख जाता है इधर, उधर वो अमाउंट्स इन्वेस्टेड दिखती है और आपको वो क्या दिख रहा होगा, प्रॉफिट दिख रहा होगा। और उधर पोर्टफोलियो की वैल्यू दिख रही होगी आपको। जान दो, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, नीचे आ जाओ। नीचे जितने भी आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, जितने भी ग्रीन में दिख रहे हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक का क्या है, प्रॉफिट है। बाकी जो रेड में दिख रहे हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक का क्या है, लॉस है। ग्रीन शो करता है किसको, प्रॉफिट को। बाकी रेड शो करता है किसको, लॉस को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रहता है। ये इनके अलग अलग जो भी स्क्रिप्ट है उनके नाम है, और उनमें अमाउंट इन्वेस्टेड उधर लिखी हुई है, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है कि किसकी कितनी क्वांटिटी है नीचे। इधर उसकी वैल्यू आ रही है बच्चों। एवरेज प्राइस दिख रहा होगा आपको एक करके, इधर यहाँ पे देखोगे तो आप एवरेज प्राइस दिख रहा होगा आपको कि उसका एवरेज प्राइस कितना है, और उसमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखा रहा है उसका, और आज का कितना उसमें टोटल है, मतलब इन
मूवमेंट है ऊपर नीचे के वो, और टोटल प्रॉफिट, वो 3 4 5 चीजें इधर दिखा रहा है, तो ये चीज हो गई। ठीक है ना। चलो अब आते हैं बच्चों इसमें डिस्कवरी वाली टैब में। डिस्कवरी वाली टैब में देखो, अगर आपको कुछ और चीजें सीखनी है तो ब्रोकर ने आपके लिए क्या करा के दी है, कुछ चीजें अरेंज करा के दी है। क्या आपको देखना है, व्हाट आर स्टॉक्स एंड इंडाइसेस, जो बेसिक चीजें है वो देखनी है आपको कि स्टॉक्स क्या होते हैं, जिनका अब तुम्हें लगता है कि स्टॉक्स, हमें तो नॉर्मल लग रहा है स्टॉक क्या होता है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है स्टॉक मार्केट का, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं होता, तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि आधे तो जो कॉमर्स वाले उन्हें कौन सा पता है कि उन्हें ये भी नहीं पता शेयर्स क्या होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि अच्छा स्टॉक किसको बोलते हैं, शेयर्स को ही बोलते हैं। ठीक है ना। और बाकी ये सारी चीजें हैं जो भी आप अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। न्यूज वाले सेक्शन में आओगे ऊपर, तो आपको यहाँ पे लाइव न्यूज वगैरह क्या है वो पता पड़ जाएगी, जो मैं बताया था कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। ठीक है। और मेनली तो बस ये चीज है बच्चों, ये। हाँ अच्छा वो, चलो अब मान लिया ये, चलो तुमने सही करा, वरना मैं अभी इसे बंद ही कर देता। माने अब आए बच्चे लोगों, किस में आए, किसमें, कौन से भी स्टॉक के बताओ, कौन से स्टॉक के। आईआरएफसी के बच्चे कह रहे हैं, ये आईआरएफसी खोल लेते हैं। देखो आईआरएफसी का देखो, अभी तुम टैप किया उस पे एक ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया, और आईआरएफसी का आज का प्राइस एक इधर आपको दिख रहा होगा 158 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आज कितने रुपए से बढ़ा उसके नीचे दिख रहा है आपको 3 रुपए 40 पैसे, 3 रुपए 30 पैसे, ऐसे से ये क्या हुआ, बढ़ा है आज, है ना। इधर डे का पीएनएल दिख रहा है आपको, इसमें आज का कितना प्रॉफिट है ना, नेट क्वांटिटी कितनी है इसकी वो दिखा रहा है, टोटल टोटल इसका खाली इस स्टॉक का टोटल पीएनएल उधर दिखा रहा है वो। ठीक है ना। आप देख सकते हो बच्चों इसमें यहाँ पे नीचे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एवरेज प्राइस है, इसकी एवरेज प्राइस क्या है, मेरी एवरेज प्राइस क्या है, 22 रुपए 86 पैसे। ठीक है ना। और करंट वैल्यू उसने बताई है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बताई है उसने। ठीक है ना। अभी अपने को अगर क्या करना है बच्चों, इसे बाय करना है क्या सेल करना है, तो नीचे ऑप्शन दे रखा है। अगर लेट सपोज आप, मैं अभी इसे, मेरे को बाय नहीं करना है, जिसका करना है मैं वो ऑफ कैमरा आपको करके दिखा सकता हूँ। ठीक है ना। बाय पे आप जाओगे तो आपको ये बताना पड़ेगा आप कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड करोगे, एनएससी पे करोगे या बीएससी पे करोगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे करोगे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे करोगे ना। मुझे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस बस ये है कि थोड़ा प्राइस का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है कुछ पॉइंट्स में, पैसों में। ठीक है ना। माने अगर एनएससी पे आपको ट्रेड करना है तो एनएससी पे आप आइएगा। ठीक है ना। क्वांटिटी यहाँ पे फिल कीजिएगा कि कितनी क्वांटिटी आपको क्या करनी है, लगानी है। लेट सपोज आपको 500 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है ना। अब इधर क्या करने का है आपको, अच्छा फिलहाल, हाँ मेरे पास मेरे वॉलेट में जितने फंड्स पड़े हैं उतने, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी उसने बता भी दिया कि कितनी खरीद सकते हो। अगर ज्यादा खरीदनी है तो पहले ऐड करो, तब नहीं है तो फिर इसे हम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेट सपोज 300 हमने क्या की, क्वांटिटी करी, उधर प्राइस भी बोल रहा है वो, देखो ग्रीन आ गया ना नीचे, उधर प्राइस बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पे आपको बाय करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। या कोई लिमिट लगानी है, क्या लगानी है, लिमिट लगानी है, तो वैसे करके आप इसे क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। तो यस और नो। अच्छा अब ये आईआरएफसी की तो ये चीज हुई। अच्छा अब आते हो बच्चों, मान लिया ये आ गए आप डिटेल्स में आ गए, किस में आ गए, डिटेल्स में आ गए। तो डिटेल्स में ये देखो इसकी सारी डिटेल्स आ गई, किसकी, आईआरएफसी की। इधर देखो आप ऊपर देख रहे होंगे वॉल्यूम चल रहे हैं कि इसमें कितने लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। बिड का मतलब आपको पता है, आस्क का मतलब भी मैंने आपको बताया था। बिड रेट क्या होता है और आस्क रेट क्या होता है। बिड रेट होता है बाइंग रेट, आस्क रेट होता है सेलिंग रेट। तो कितने लोग 159 रुपए 25 पैसे के भाव पे कितने लोग खरीदना चाहते हैं, वो क्वांटिटी फ्लक्चुएट कर रही है, मैं बोल भी नहीं सकता, कभी वो 2,000 हो जाती है, कभी वो 15,000 हो जाती है। ठीक है ना। आप बस उसे देख लो, उसके मूवमेंट देखो कि कितने लोग बाय करने वाले, कितने लोग सेल करने वाले। ठीक है। नीचे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कितने में ओपन हुआ। ठीक है ना। 156 रुपए में ओपन हुआ, और कितने में जो प्रीवियस क्लोज था इसका वो बता रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम इसका टोटल बता रहा है, आज का हाईएस्ट बता रहा है इधर 161 रुपए समथिंग पैसे 25 पैसे। ठीक है। नीचे और इसने क्या दिया, और इसने चीजें बताई इसके, इस स्टॉक में किसकी कितनी होल्डिंग है।
वो बता रहा है, ठीक है ना। दिसंबर 2023 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी इतनी, बाकी इसने पूरा ग्राफ दिया कि किसकी होल्डिंग कितनी है, ठीक है ना। तो वो चीज है। डिविडेंड ये कितना कितना देता है देखो, अभी तो ये पिछले कुछ टाइम में तो इंक्रीज हुआ है, वरना तो ये कितने का था, 18 से 22-25 रुपए के आसपास का स्टॉक था। डिविडेंड कितना अच्छा डिविडेंड देता है, 10 इधर देखो ना, 10 नवंबर 23 में 80 पैसे का डिविडेंड दिया, बहुत अच्छा डिविडेंड है, ठीक है ना। और 70 पैसे का कब दिया, सितंबर में दिया। सितंबर के बाद कब दिया, नवंबर में। उसके पहले भी देखो, फिर 22 में दिया, कब दिया, 22 में। माने अगर एक साल में देखोगे तो आप एक साल में 2 बार इन्होंने दिया, कितने पैसे का, 1.5 रुपए का, है ना। बहुत अच्छा डिविडेंड है। तो इस तरीके से और भी सारी इन्फॉर्मेशन देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाती है। सेल करना है तो सेल भी कर सकते हो आप नीचे उधर, जैसे मैंने आपको बाय करने के लिए बताया वैसे। अब चार्ट पे आओगे तो चार्ट पे आ सकते हो इधर, इसके चार्ट को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये कैंडलस्टिक चार्ट होता है, क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है। लेट सपोज मैं पिछले 6 महीने का निकाल लेता हूँ। देखो इसमें कितना जंप आया है, यहाँ देखो ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ये देखो, इधर आ जाओ, इससे थोड़ा और आ जाओ, यहाँ से भी इसने जंप लिया, ये आओ। मेनली तो ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ये। यहाँ पे देखो ये था इस टाइम पे। हाँ अभी यहाँ पे मतलब मेनली मैंने इसकी पोजीशन यहीं पे बनाई थी, लगभग लगभग 2 साल पहले बनाई थी। यहाँ ये ट्रेड कर रहा था, 22 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये देखो, इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, आज के दिन पे वही 159 रुपए का है, ठीक है ना। अब ये जब टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स क्या कर सकते हो आप, चार्ट पैटर्न एनालाइज करके आप टेक्निकल एनालिसिस करके ही ट्रेड लेते हो। कंपनी, पहले कंपनी पे सिलेक्शन लगाते हो फंडामेंटल्स के थ्रू, फिर आप क्या करते हो, टेक्निकल्स के थ्रू एनालिसिस करके तब करते हो, है ना। विदाउट नॉलेज के नहीं करना चाहिए, बिकॉज पैसा गवाओगे गवाओगे, है ना। नॉलेज लेकर के बहुत अच्छे से सीख करके जब ट्रेड करोगे और थोड़ा पेशेंस रखोगे, 3 साल का क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है, जिसमें आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके, है ना। वो लोग बोलते कि इतना 100% कमाया, वो 200% कमाया, 300, फालतू की बातें होती है। अगर तुम 20 to 25%, 25% में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अगर उतना साल दर साल CAGR, ठीक है ना, अगर आप निकाल पाओ, बहुत बेस्ट एंड बेस्ट होती है, ठीक है। तो ये चार्ट पैटर्न्स हो गए। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप आओगे तो देखो इसकी यहाँ पे ये समरी भी आ रही है ऊपर, ये समरी को दिखाई दिया, ये चार्ट हुए, ये इसी इसी पर्टिकुलर स्टॉक की न्यूज भी आई यहाँ पे, अभी देखोगे आप, ये न्यूज है इधर पर्टिकुलर स्टॉक की, इसके फंडामेंटल्स कैसे है ना, मतलब फंडामेंटल्स के प्रॉफिट कितने हैं, कब कब कितने प्रॉफिट आए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये यही उसके फंक्शन होते हैं कि ये प्राइस में, फाइनेंशियल मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। दूसरा किस में हेल्प करती है, इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करती है, ये मोबिलाइज करती है, फंड्स को चैनलाइज करती है। बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट इन द सेंस फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के फिर आगे बच्चे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, कौन, IRFC, साल में अगर फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो 2 बार देती है, कैलेंडर ईयर में देखोगे तो 4 बार भी आ जाएगा। तो वैसा फाइनेंशियल ईयर में लगभग लगभग 2 बार रहता है। एक टैब बच्चों मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ आपको, लास्ट वाली जो टैब है वो अकाउंट वाली टैब है, वो सिक्योरिटी पर्पज से मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें कुछ मेरी मतलब पर्सनल डिटेल्स है, इतना मैं उसमें कर नहीं पाऊंगा कि मैं उसमें अब जा करके इतना टाइम उसमें लोड करूँ कि इस पे कुछ ब्लर वगैरह लगा करके फिर मैं से रिलीज करूँ, तो दैट्स वाई मैं वो टैब दिखा नहीं रहा हूँ। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स रहती है आपके अकाउंट की, ठीक है ना। आई होप आपको हल्का सा एक मतलब टू टाइप से मैंने बताया, मैंने कुछ नॉलेज नहीं दी आपको, जस्ट ये बताया कि फाइनेंशियल मार्केट जो होती है उसके जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट कवर हो जाता है, प्राइस वाला आप देख लो ना, प्राइस वाला आपको पता पड़ रहा होगा, प्राइस देखो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ये प्राइस रियल टाइम पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बात समझ में आती है, तो वैसा आज के लिए इतने रखें।
थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल हम चालू करेंगे और वापस से क्या पढ़ेंगे हम, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी स्टडी करेंगे जो रहते हैं हमारे, और फिर आगे के जो टॉपिक्स है वो देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों।